बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वेरी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी की, द वॉइस फ्रॉम द वॉल, एमिटैन। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ड्रॉप अ कमेंट इफ यू लाइक। लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द बायोग्राफी ऑफ एमिटैन। सो एमिटैन वाज बोर्न ऑन February 1952 इन ऑकलैंड, कैलिफोर्निया। सो ये एक चाइनीज अमेरिकन राइटर थी एंड नॉवलिस्ट। In 1985, she wrote the story of Rules of the Game, which was the foundation of her first novel, द जॉय लक क्लब। एक्चुअली ये चाइनीज अमेरिकन राइटर थी, तो डेट्स वाई इन्होंने चाइना और अमेरिका का दोनों का रिलेशनशिप जो है अपनी बुक्स में, अपनी पीस ऑफ राइटिंग में एक्सप्लोर किया है और उसको पुट डाउन किया है अपने सारे वर्क्स में। हम थ्रू आउट द नॉवल द जॉय लक क्लब में ये सारी ही रिलेशंस पढ़ेंगे अमेरिका के और चाइना के बिटवीन मदर एंड डॉटर। इनको इस पे अवार्ड भी मिला है, लॉस एंजल्स टाइम बुक अवार्ड, और इस बुक को 25 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया है। शी वॉज जस्ट 15 ईयर ओल्ड व्हेन हर फादर एंड ब्रदर डाइड। तो इसने अपने यंगर ब्रदर के साथ और अपनी मदर के साथ माइग्रेशन कर ली यूरोप में। यहीं भी इसने अपनी सारी एजुकेशन जो है वो मुकम्मल की। आफ्टर द कम्प्लीटेड हर अर्ली स्टडी, तब इन्होंने उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा क्रज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट ब्रेकले, इनमें अपना ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स कंप्लीट किया। अब हम बात कर लेते हैं इनके अवार्ड विनिंग नावल के बारे में, द जॉय लक क्लब। एक्चुअली जो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो भी द जॉय लक क्लब की एक हिस्सा है, एक पार्ट है स्टोरी का। इस जॉय लक क्लब के 4 सेक्शन हैं और हर सेक्शन में 4 स्टोरीज़ हैं और ये 1989 में लिखा गया। इसमें हर स्टोरी चाइनीज़ एंड अमेरिकन रिलेशनशिप, मदर और डॉटर के दरमियान के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया गया है इस तमाम स्टोरीज़ में। और उन्हीं में से एक स्टोरी हमारी है द वॉइस फ्रॉम द वॉल। और ये नावल द जॉय लक क्लब न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर बुक में से एक रहा है। And in 1993, it made into a major motion picture for which Tan co-wrote the screenplay. अब इन अदर वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें आता है द किचन गोड्स 5, द 100 सीक्रेट सेंसेस, और इनके रिसेंट नॉवल में से आता है द बॉर्न सेटर्स डॉटर और सेविंग फिश फ्रॉम ड्राइंग द वैली ऑफ अमेजमेंट। एज वेल एज ही ऑल्सो रोट फॉर द चिल्ड्रंस बुक द मून लेडी एंड सेगवा द चाइनीज सीमेस कैट। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके मेजर करेक्टर्स की। इसमें 3 मेजर करेक्टर है, यिंग यंग है, लीना है, एस.टी. कैलिफोर्ड है। एक यिंग जो है उसको बाद में बेटी कैलिफोर्ड का नेम भी दे दिया गया। जो यिंग यंग है यानी कि बेटी कैलिफोर्ड है, वो बहुत सप्रेस्ड सुपरस्टिशियस लेडी है जिसको चाइना में बहुत ज़्यादा हैरेस किया गया। ये चाइनीज़ लेडी है। और उसके बाद एस.टी. कैलिफोर्ड इनके हस्बैंड हैं, बेटी कैलिफोर्ड के हस्बैंड हैं, जिन्होंने जब देखा कि इसको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इन्होंने इस पे तरस खा के इनको बचाया उन चाइनीज़ मैन से और इनसे शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये बहुत अच्छे आदमी थे। और फिर लीना इनकी बेटी है जो कि 2 डिफरेंट टाइप की जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई। इसकी मदर चाहती थी ये चाइनीज़ सीखे और चाइनीज़ ट्रेडिशन को अपनाए, लेकिन फादर बिल्कुल इनकार कर देते थे क्योंकि ये एक मॉडर्न गर्ल थी। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है जी लीना से, जो कि ट्रांसलेटर भी है स्टोरी में, नरेटर का भी काम कर रही है और 2 जनरेशन के कॉन्फ्लिक्ट का शिकार एक लड़की है। अब यहाँ पे यिंग यिंग यानी कि लीना की मदर की सिचुएशन भी बताई जाती है कि लीना यिंग यिंग एक ऐसा करेक्टर थी जो थ्रू आउट दी स्टोरी एक्सप्लॉइट ही रही है, दबी हुई ऑप्रेस्ड लेडी रही है जिसको किसी ने भी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि इसकी ज़ुबान चाइनीज़ थी और जिससे इसकी शादी हुई थी वो एक
इंग्लिश मैन था, एक अमेरिकन आयरिश मैन। इसकी वजह से ये अपने जो मैसेज थे, जो अपनी फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, वो अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर पाती थी अपने हस्बैंड से या इन सोसाइटी। एंड इट शो द लैंग्वेज बैरियर थीम इन दिस स्टोरी। बट इसके जो हस्बैंड थे वो जब ये सोसाइटी में अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते थे क्योंकि इसकी चाइनीज़ ज़ुबान थी, तो इसके हस्बैंड इसको टोटली सपोर्ट करते थे, जो कि फ्रेंडशिप लव का थीम भी यहाँ पे दिखाया जाता है। एक्चुअली ये इफ़ेक्टेड है अपने बैकग्राउंड से। हिरोशिमा नागासाकी जब ये सारे इनके अटैक हुए थे, जापान ने अटैक किया था चाइना पे, तो उस वक्त चाइना की सिचुएशन इस कदर बुरी हो चुकी थी कि वीमेन को टोटली इन्फीरियर समझा जाता था और एक्सप्लॉइट कर दिया जाने लगा था ऑन द रोड। फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चाइना की जो लेडीज़ हैं वो माइग्रेट कर गई, लेकिन कुछ जो ना माइग्रेशन कर सकी उनको वहाँ पे उन चाइना के आदमियों ने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्हीं में से एक हमारी कैरेक्टर यिंग यिंग यानी कि बेटी कैलिफोर्ड थी। खैर, अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, अपनी स्टोरी की तरफ। अब जो लीना के पेरेंट्स हैं उन दोनों में एक ह्यूज गैप पाया जाता है बाय द लेक ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। वो कैलिफोर्ड जो है वो कहता है कि मैंने जो चाइनीज़ है वो नहीं सीखनी, और जो यिंग है उसको सिर्फ चाइनीज़ बोलनी आती है, इसके अलावा उसको कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी आती। तो इस वजह से दोनों में कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हालांकि इनकी शादी हो चुकी थी और ये एक बेबी भी था लीने, लेकिन फिर भी इनमें अंडरस्टैंडिंग अब तक नहीं थी। क्यों? ड्यू टू द गैप ऑफ कम्युनिकेशन, गैप ऑफ लैंग्वेज। अब जो लेने हैं वो अपनी मदर की जो ट्रांसलेशन है वो अपने फादर को करके देती है और फादर की ट्रांसलेशन मदर को करके देती है। इसी तरह जो इसकी मदर है इसको अभी तक इसके माइंड पे इफ़ेक्ट है उस पुराने एक्सपीरियंसेस का जो इसने चाइना में किए। तो वो उसके माइंड में स्टक होके रह गए थे, जिसने एक वॉल क्रिएट कर दी थी अब उसके माइंड पे, बेटी कैलिफोर्ड के माइंड पे। और इसी बेस पे इस स्टोरी को टाइटल दिया गया है द वॉइस फ्रॉम द वॉल, कि जो उस वॉल से आवाज़ आ रही थी ना, उस वॉल के पीछे से कि ये हुआ, उसकी थॉट्स, उसके एक्सपीरियंसेस, वो सारे उसको जो जो आवाज़ सुनाई देती थी सिर्फ वो उन्हीं को सुनती थी और बाकी दुनिया की आवाज़ उसके लिए ख़त्म हो चुकी थी। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी बेटी को भी हमेशा एडवाइस देती थी कि स्ट्रेंजर से बच कर रहना, स्ट्रेंजर को कभी बात ना करना, स्ट्रेंजर से कभी बात ना करना और किसी दूसरे रास्ते पे नहीं जाना, सीधा स्कूल जाना और स्कूल से घर वापस आना। कि जो डर वो फील करती थी वही अपनी बेटी को फील करवाना चाहती थी, और उसकी बेटी जानती थी कि ये मेरी जो माँ है ये मुझे सिर्फ डराने के लिए ये बातें करती हैं एंड नथिंग एनी मोर। फिर वो एक मॉडर्न एरा की लड़की थी, डेट्स वाई वो कभी भी इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी और उसको बहुत हेजिटेशन फील होती थी कि मेरी मदर को क्यों इस लैंग्वेज को समझना मुश्किल है, मेरी मदर क्यों इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती, और इन मेरे फादर और मदर में क्यों इतना कम्युनिकेशन गैप है कि मुझे ट्रांसलेट करके उन दोनों की बातें एक दूसरे को समझाना पड़ती हैं, बिकॉज उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ थी और उन पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने के लिए एक हेल्दियर लैंग्वेज, एक हेल्दियर डिस्कशन का होना लाजमी है। आफ्टर डैट कैलिफोर्ड जो है उसको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है, अपने काम की वजह से। तो वो सैन फ्रांसिस्को वहाँ पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे उसको बहुत बड़ा घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, और लीने बहुत खुश होती है कि अब हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे नए लोग होंगे। लेकिन जो बेटी कैलिफोर्ड होती है वो ज़रा भी खुश नहीं होती। खैर, वो वहाँ पे चले जाते हैं, पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे सफ़र की तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी ज़्यादातर सोसाइटी जो थी वो सारी यूरोपियन सोसाइटी थी, जो कि बेटी को ज़रा भी पसंद नहीं आती। और वो हमेशा यही कहती रहती है कि ये जो जगह है, ये जो अपार्टमेंट है, ये बदरूहों से, बदशगुनी से भरा हुआ है। लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि सिर्फ लेने को ये बात समझ आती है
कैलिफोर्ड को ये बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो चाइनीज़ जानता ही नहीं है, और जो बेटी है वो सिर्फ चाइनी ही बोलती है। लीना जो है वो भी इतनी जो है गौर नहीं करती, इग्नोर कर देती है उसकी बात को, लेकिन वो बार बार एक ही वर्ड सेंटेंस रिपीट करती है कि जो जगह है, ये जो अपार्टमेंट है, ये बदशुगनी से, बदरूहों से भरा हुआ है इन चाइनीज़। एक रात क्या होता है, लीना जो है वो बाहर सहन में लॉन में टहल रही होती है, तो उसको अचानक आवाज़ आती है अपने नेबर्स में। उसकी एक लड़की होती है ट्रेसा, वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली अपनी मदर से बात कर रही होती है, लड़ रही होती है, और वो ऐसा फील हो रहा था जैसे उसको मार रहा हो, कोई ट्रेसर को कोई मार रहा हो। लेकिन जब वो उसके साथ खेलने आती है तो कभी भी उसकी बॉडी पे कोई ऐसे मार्क्स नहीं मिले जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसको मार पड़ती है या नहीं। खैर, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जो बेटी कैलिफोर्न है वो एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। तो इस बात को सुन के कैलिफोर्ड जो है वो बहुत खुश होता है, लीना भी बहुत खुश होती है, लेकिन जो बेटी होती है वो कहती है कि इस अपार्टमेंट की बदशुगनी, बैड स्पिरिचुअल जो वाइब्स हैं वो हमारे बेबी को हार्म पहुंचा सकती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात को खातिर में नहीं लाता। तो ऐसा ही होता है, उसके यहाँ एक स्टिल बॉर्न बेबी पैदा होता है, यानी कि एक मरा हुआ, पहले से ही मरा हुआ बेबी। तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मैंने कहा था इस बदशुगनी, इस अपार्टमेंट की जो इवल स्पिरिट्स हैं वो मेरे बच्चे को मार डालेंगी, और ऐसा ही हुआ। वो फ्लुएंट चाइनी में ये सारी बातें बोलती है जो कि कैलिफोर्ड को समझ नहीं आती। तो वो अपनी बेटी से कहता है, लीना से, कि आप एक्सप्लेन करो, आप ट्रांसलेट करो इसे। तो वो कहती है कि जो मेरी माँ ने बातें कही हैं, अगर मैं अपने बाप को एज इट इज़ बताऊँगी तो वो हर्ट हो जाएगा। तो वो उसको चेंज करके बताती है और कहती है कि मेरी मदर चाहती है एक और बेबी चाहती है, जिसकी वजह से कभी भी पता नहीं चल सकता उन दोनों को कि ये मेरी वाइफ है, जो बेटी कैलिफोर्ड है, वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, कभी भी कैलिफोर्ड को समझ ही नहीं आता, जिसकी वजह से उसके जज्बात, उसके एहसासात कभी समझ ही नहीं सकता। किस वजह से? उसकी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि लैंग्वेज दोनों की डिफरेंट थी और दोनों को दोनों की लैंग्वेज का कभी पता ही नहीं चल सका। फिर वो घर आते हैं तो वो देखती है कि उसकी मदर दिन ब दिन एक घोस्ट में चेंज हो रही है। उसकी जो बातें हैं वो एक्चुअली तो बातें करती नहीं है, इशारों से बातें करती है, गेस्चर्स यूज़ करती है, और उसके अलावा वो बिल्कुल साइलेंट हो गई है। वो मूव नहीं कर सकती, मूव करती भी नहीं है, और बोलना भी नहीं चाहती, और किसी से भी बात नहीं करती। तो वो इसको घोस्ट के साथ सिम्बलाइज करती है कि मेरी मदर घोस्ट बन रही है। एक दिन क्या होता है कि जो ट्रेसा है वो भाग के छुपने के लिए लीना के घर आ जाती है और कहती है कि मेरी मदर मुझे मार रही थी, मेरी मदर जो है मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो इस वजह से मैं छुपने के लिए तुम्हारे घर आई हुई हूँ। तो वो कहती है, उसको फ्रीली अपना घर दे देती है, और जब वो अपने घर वापस आने लगती है तो उसको लगता है लीना को कि अब इनकी फिर शदीद लड़ाई होगी। लेकिन जब वो वापस आती है तो उसकी लड़ाई नहीं होती। वो देखती है वॉइस, जो है कान लगा के दीवार पे, वो सुनती है कि उसकी मदर तो उससे सॉरी कह रही है, वो दोनों तो आपस में बहुत अच्छे ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर वो ये समझती है, उन सारी बातों से ये मॉरल निकालती है कि एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए एक हेल्दियर कम्युनिकेशन का होना लाजमी है, एक हेल्दियर डिस्कशन का होना लाजमी है, जो कि किसके ज़रिए हो सकती है? सिर्फ लैंग्वेज के ज़रिए हो सकती है। और इसी वजह से मेरे फादर और मेरी मदर आज तक एक दूसरे को नहीं समझ पाए, और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है। इसमें मदर डॉटर का जो है एक रिलेशन दिखाया गया है कि मदर और डॉटर का रिलेशन किस तरह है, उनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं। मदर चाइना से थी और जो फादर थे वो किसी और कंट्री से थे, तो दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी औलाद से, ये सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर फोकस मदर पे रहा है, और यहाँ पे हमें लैंग्वेज बैरियर का थीम भी दिखाया जाता है, और सेक्रीफाइस फॉर लव, कि किस तरह उन्होंने, जैसे कि लीना ने गलत बयानी की, क्योंकि वो अपने जो मदर उसकी थी और उसके फादर थे, उन दोनों के रिश्ते को
बिगाड़ना नहीं चाहती थी, उसको बैलेंस बरकरार रखना चाहती थी। और मदर किस तरह सेक्रीफाइस करती है अपनी डॉटर के लिए, ये भी इसमें दिखाया गया है। इसमें इनर कॉन्फ्लिक्ट का थीम दिखाया गया है कि जैसे कि हम देखते हैं कि यिंग किस तरह अपने ही अंदर घुटती रहती है, मरती रहती है, और किसी को उसके किसी बात का पता ही नहीं चलता, बिकॉज शी वॉज अ चाइनी वीमेन। और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस भी दिखाए गए हैं। आइडेंटिटीज़ की वजह से, मुख्तलिफ होने की वजह से दोनों में कभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही नहीं सकी। और इसी के साथ आज की स्टोरी हमारी एंड हो जाती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड ऑफ कर टू शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।